Hello, my dear friends. How are you all? I welcome all of you to our YouTube channel, Learn with Wafa. We have been discussing about various topics of economics which have been included in the syllabus of Panchayat Accountants Assistant. And these videos, these lectures are not only meant for Panchayat Accountants Assistant, but they are meant for each and every competitive exam which is held at state and national levels. तो दोस्तों अभी तक हमने तकरीबन 60% जो है सिलेबस इकोनॉमिक्स का वो हमने कंप्लीट किया है. आज हम इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ रहे हैं. इन्फ्लेशन के बारे में हमने बेसिक जो डेफिनेशन थे, बेसिक जो उसका कंसेप्ट था वो हमने पढ़ा था. टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ रेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज. नाउ टुडे फ्रेंड्स वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू इन्फ्लेशन. बहुत सारी टर्म्स हैं जो इन्फ्लेशन के रिलेटेड हैं, इन्फ्लेशन में जो यूज होती हैं वो टर्म्स, उनके बारे में आज हम बात करेंगे. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन फ्रेंड्स से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं. तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आज का लेक्चर जो हमारा है, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, जो very important, they are very important from the examination point of view, and most of them have been asked in various competitive exams. So let us start our today's lecture. तो फ्रेंड्स सबसे पहली जो टर्म है हमारी वो है डिफ्लेशन. डिफ्लेशन के बारे में आपने सुना होगा. पहली टर्म जो है वो इन्फ्लेशन ही है, और इन्फ्लेशन का नाम और इसका मीनिंग, कंसेप्ट जो हमने है वो पूरा समझा है. उसके कॉजेज क्या है, उसके टाइप्स क्या है, वो सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं. और इसके बाद जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है डिफ्लेशन. तो डिफ्लेशन जो है ये इन्फ्लेशन का अपोजिट है. जैसे हमने कहा कि इन्फ्लेशन इज राइज इन जनरल प्राइस लेवल. जो जनरल प्राइस लेवल होती है उसमें ग्रेजुअली जो राइज होता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो होता है इन्फ्लेशन. और डिफ्लेशन जो है, डिफ्लेशन उसका अपोजिट है. इन इकोनॉमिक्स डिफ्लेशन इज अ डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के जनरल प्राइस लेवल में जब डिक्रीज होती है तो उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं. और डिफ्लेशन जो है ये जब इन्फ्लेशन 0% तक पहुंच जाती है, जब इन्फ्लेशन कम होते होते 0% तक पहुंच जाती है, और जब यही इन्फ्लेशन नेगेटिव रेट में चली जाती है तो उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं. यानी 0 से नीचे जब जाती है डिफ्लेशन, ये इन्फ्लेशन नेगेटिव रेट में जब जाती है, नेगेटिव साइड में जब जाती है, तो उस टाइम हम इसको डिफ्लेशन बोलते हैं. सो डिफ्लेशन इज also known as negative inflation. We can also say that deflation को हम negative inflation के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो deflation जो है ये decrease in the general price level, and when inflation decreases below 0% level, that is when it goes into the negative level, then it is known as deflation. So that is why we can say that deflation is also known as negative inflation. और deflation से क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन से मनी का वैल्यू जो है वो रिड्यूस होता है, मनी का वैल्यू जो है वो कम होता है. हमने इन्फ्लेशन में पढ़ा था इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ करेंसी ओवर टाइम. ये हमने इससे पहले भी ये बात पढ़ी कि इन्फ्लेशन जो जब होती है तो मनी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता है. ठीक है, लेकिन जब डिफ्लेशन होती है इससे इसका उल्टा असर पड़ता है, और जो मनी का वैल्यू होता है वो इंक्रीज होता है डिफ्लेशन की वजह से. ठीक है, तो डिफ्लेशन को हम शॉर्ट में कहेंगे ये रिडक्शन और डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, और इससे इसको हम नेगेटिव इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, और इससे मनी का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता है. ठीक है, तो दूसरी जो टर्म है दोस्तों वो ये है रिफ्लेशन. नाउ व्हाट इज रिफ्लेशन? रिफ्लेशन इज द एक्ट ऑफ स्टिम्युलेटिंग द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई और बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस, seeking to bring the economy specifically price level back to its original position. देखिए रिफ्लेशन क्या होता है. एक्चुअली जब डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन होती है, ठीक है, तो इकोनॉमी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की जरूरत पड़ती है. ठीक है, अब जब डिफ्लेशन होगी, जब मनी ये जो प्राइस लेवल है, जनरल प्राइस लेवल, वो डिक्रीज होगी इकोनॉमी में, तो उस टाइम क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ या आरबीआई कुछ स्टेप्स ऐसे उठाता है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ऐसी पॉलिसीज फ्रेम होती हैं
जिनकी वजह से इकोनॉमी को स्टिम्युलेट किया जाता है, इकोनॉमी में इंक्रीज इन द मनी सप्लाई किया जाता है। और हमें पता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज होने से ही इन्फ्लेशन होती है। यह हमने पहले भी पढ़ा कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। जब इकोनॉमी में ज़्यादा मनी आएगा तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। इसलिए जब भी इकोनॉमी में डिफ्लेशन होती है, जब डिक्रीज होता है जनरल प्राइस लेवल, उस टाइम गवर्नमेंट क्या करती है या आरबीआई क्या करता है, ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिसकी वजह से मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगी और टैक्सेस रिड्यूस किए जाते हैं ताकि लोगों को ज्यादा टैक्स ना देना पड़े और जो मनी है वो बच जाए, वो इकोनॉमी में ही रहे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से भी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है इकोनॉमी में और इस वजह से इन्फ्लेशन वापस आ जाती है। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा डेट्रीमेंटल नहीं होती, वो हमेशा हार्मफुल नहीं होती। वो इन्फ्लेशन जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत ही फायदेमंद भी होती है। ठीक है, जब मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन होगी तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी। तो इसलिए गवर्नमेंट मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है, आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है, गवर्नमेंट रिड्यूस करती है टैक्सेस ताकि मनी सप्लाई इंक्रीज हो और ताकि इन्फ्लेशन फिर से हो जाए। ठीक है, ताकि जो जनरल प्राइस लेवल थी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। इसको कहते हैं रिफ्लेशन। और रिफ्लेशन जो होता है ये एक डेलिब्रेट पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, यानी ये डेलिब्रेटली गवर्नमेंट करता है। ठीक है, या आरबीआई ये पॉलिसी जो है ये डेलिब्रेटली फॉलो एडॉप्ट करती है बाय द सेंट्रल बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री टू ब्रिंग द ओरिजिनल लेवल ऑफ प्राइसेस बैक। तो जब भी डिफ्लेशन होती है इकोनॉमी में, उस डिफ्लेशन को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने के लिए, प्राइस लेवल को ओरिजिनल पोजीशन पर लाने के लिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज, कुछ फिस्कल पॉलिसीज एंड मॉनेटरी पॉलिसीज बाय द सेंट्रल बैंक, these policies are adopted, money supply is increased, taxes are reduced, and these policies are meant for bringing the price level back to its original position. And this attempt, these policies which are followed by central bank and central government, this is known as reflation. इसी को हम रिफ्लेशन बोलते हैं। और ये डिलिब्रेट पॉलिसी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की और सेंट्रल बैंक की। जो इंडिया में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनकी ये एक डिलिब्रेट पॉलिसी होती है, ये रिफ्लेशन। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि ये भी आप लोगों ने समझा होगा अच्छी तरह से। तो चलिए आगे हम देखते हैं और एक टर्म। तो दोस्तों अगली टर्म जो है वो है फिलिप्स कर्व। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिलिप्स कर्व। लेकिन ये फिलिप्स कर्व पढ़ने से पहले दोस्तों एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि कल 30th of May, tomorrow 30th of May, Saturday, will be live on YouTube at 8 PM to 8:30 PM for half an hour. आधे घंटे के लिए हम लाइव आएंगे YouTube पे। जो भी आप लोगों की क्वेरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे एग्जाम के रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, वी विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ यू। तो फ्रेंड्स सभी से गुजारिश है कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे YouTube के सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कल यानी सैटरडे को 30th of May को 8 PM to 8:30 PM विल बी लाइव ऑन YouTube। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें उस टाइम। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी क्वेरीज है किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड, तो वो हम इंशाल्लाह आप लोगों के कन्फ्यूजन्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी हमारी तरफ से एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर माय डियर फ्रेंड्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिलिप्स कर्व। नाउ व्हाट इज दिस फिलिप्स कर्व? एक्चुअली इट्स अ कर्व व्हिच एडवोकेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। फिलिप्स कर्व जो है ये एक ऐसी कर्व है जिससे हम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की रिलेशनशिप पढ़ते हैं इकोनॉमी में। यानी एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में कौन सी रिलेशन है वो हम पढ़ते हैं फिलिप्स कर्व में। ठीक है, और ये फिलिप्स कर्व जो है, अकॉर्डिंग टू दिस कर्व देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है,
तो जब भी हम इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ते हैं किसी भी चीज के दो चीजों के बीच में, दो फैक्टर्स के बीच में, जब भी हम इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कर्व जो होती है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ये हमने पहले भी देखा है डिमांड के ऊपर, जब हमने पढ़ा मार्केट फॉर्म्स में, हमने जब मोनोपोली की डिमांड कर्व देखी और ओलिगोपोली की डिमांड कर्व देखी, तो ये सब चीजें हमने वहां पर पढ़ी कि जो डिमांड कर्व होती है या और कोई कर्व जो होती है, इंडिफरेंस कर्व जो होती है, जब नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप होती है दो चीजों के बीच में, तो तब ये कर्व जो होती है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, इसलिए ये फिलिप्स कर्व जो है ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये भी दिखाती है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो यू माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन दैट फिलिप्स कर्व जो है किस किस चीज के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप दिखाती है। ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में दिखाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इनवर्स रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। इसका मतलब यह है कि फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज टू बी विटनेस्ड। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए इन्फ्लेशन ज्यादा होगी इकोनॉमी में, हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को कम करने के लिए जब हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहेंगे तो हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगी। उस टाइम रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो होगी वो हाई होगी। ठीक है, क्योंकि हम इस चीज को कम करना चाहते हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है होगी वो हाई होगी। ठीक है, और इन्फ्लेशन को फिर कम करने के लिए हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज टू बी विटनेस्ड। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं तो हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन होती है, और जब हम इसी हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं तो फिर हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो ये हम देखते हैं कि एक इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये हमने पहले ही बोला, एंड इट इज नेम्ड आफ्टर अल्बान विलियम फिलिप्स, अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। ठीक है, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है अल्बान विलियम फिलिप्स। इसके नाम के पीछे इस कर्व का नाम रखा गया है। ठीक है, और कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं फिलिप्स को, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन हायर, जितनी इन्फ्लेशन होगी उतनी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। ठीक है, जितनी एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगी, जितना प्राइस लेवल हाई होगा उतनी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, यानी उतनी एम्प्लॉयमेंट लेवल ज्यादा होगी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन जब ज्यादा होगी तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी। तो फिलिप्स कर्व का यही कंक्लूजन है। कंक्लूजन यही है इसका कि इन्फ्लेशन, ज्यादा इन्फ्लेशन से, हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन से, हायर प्राइस लेवल से अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं, देखिए ये आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम इन्फ्लेशन रेट 2% ले लें, ठीक है, तो उस टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6% है इकोनॉमी में। लेकिन जब इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होती है फ्रॉम 2% टू 5%, उस टाइम क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होती है फ्रॉम 6% टू 3%। ठीक है, तो जब हम आगे जाते हैं, फॉर एग्जांपल 2 से 3% तक जब इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होती है फ्रॉम 2% टू 3%, देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट गेट्स reduced from 6% to 5%. Similarly, when inflation rate increases from 3% to 5%, unemployment rate reduces from 6% to 3%. So we are witnessing a negative relationship between inflation and unemployment. तो ये है फिलिप्स कर्व। इसके बाद दोस्तों हम और एक टर्म देखेंगे। इसके बाद जो हमें टर्म पढ़नी है वो है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, we have discussed about deflation, we have discussed about reflation, we have discussed about Phillips curve. Now friends, we will discuss about stagflation. Now what is this stagflation? Stagflation जो है ये एक ऐसी सिचुएशन है जो फिलिप्स कर्व के अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, फिलिप्स कर्व में हमने पढ़ा कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है, यानी उनका इनवर्स रिलेशन। जब हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है तो उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होती है, कम होती है। जब इन्फ्लेशन रिड्यूस होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होती है। लेकिन ये स्टैगफ्लेशन की जो सिचुएशन है ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर बोथ एट हायर लेवल्स। ठीक है, जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बोथ हाई लेवल पर होंगे तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन। ठीक है, वरना हम पढ़ते थे फिलिप्स कर्व में कि
इन्फ्लेशन जब हायर रेट पे होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट लोअर रेट पे होगी, ठीक है। तो they were existing at two extreme ends, but here we can see that stagflation is that situation where both the two are at higher levels. Inflation and unemployment, both the two are at higher levels, दोनों higher level पे exist होते हैं, ठीक है। और such a situation arose first in the US economy in 1970s. 1970s में ये situation पहले arise हुई कहाँ पे? US economy में। तो इसलिए जो फिलिप्स कर्व का जो कंसेप्ट था वो फॉल्स साबित हुआ, क्योंकि फिलिप्स कर्व में हम पढ़ते थे कि ये जो है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ये इन्वर्सली रिलेटेड है, लेकिन फिर हमने प्रैक्टिकली देखा यूएस इकोनॉमी में कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी जो है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों हायर रेट्स पे होते हैं, ठीक है, एक साथ जमा होते हैं। तो फिर ये उस टाइम फिलिप्स कर्व का जो कंसेप्ट था वो फॉल्स साबित हुआ, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे स्कीमफ्लेशन। स्कीमफ्लेशन भी बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अ प्राइस राइज इन वन और अ स्मॉल नंबर ऑफ कमोडिटीज इज नोन एज स्कीमफ्लेशन, ठीक है। जब एक प्राइस राइज होगा किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में, यूजुअली हम इन्फ्लेशन बोलते हैं जब जनरल प्राइस लेवल राइज होगी, यानी तमाम कमोडिटीज का प्राइस जो है वो राइज होगा इकोनॉमी में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन स्कीमफ्लेशन हम उस चीज को बोलते हैं जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी या स्मॉल नंबर ऑफ कमोडिटीज का प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक है। या स्कीमफ्लेशन इस चीज को भी बोलते हैं कि एक सिंगल सेक्टर होगा इकोनॉमी में, फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर और क्वाटरनरी सेक्टर। तो उस सेक्टर का जब उस सेक्टर में जब कमोडिटीज का प्राइस जो है वो राइज होगा तो उसको भी हम इन्फ्लेशन, ये स्कीमफ्लेशन बोलते हैं। इसके बाद है डिसइन्फ्लेशन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत से फ्रेंड्स को कंफ्यूजन होता है कभी कभी डिसइन्फ्लेशन को लेके। डिसइन्फ्लेशन को अक्सर जो है कंफ्यूज किया जाता है डिफ्लेशन के साथ। मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स दे कंफ्यूज इट डिसइन्फ्लेशन विद डिफ्लेशन। डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन जो है ये बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। डिफ्लेशन हम कहते हैं कि जब रिड्यूस होगा जनरल प्राइस लेवल, लेकिन डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन होता है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब स्लोइंग ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन, ठीक है। जब प्राइस इन्फ्लेशन स्लो डाउन होती है, इन्फ्लेशन होती रहती है, इन्फ्लेशन इंक्रीज यानी इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल होता रहता है, बट इट इंक्रीजेज एट अ रिड्यूसिंग रेट, एट अ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक साल में इन्फ्लेशन हुई 10%, दूसरे साल 9%, तीसरे साल 8%, चौथे साल 7%, ऐसे ही आगे जाते जाते ये इन्फ्लेशन की रेट जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन तो हो रही है, पहले साल 10% हुई, फिर 9%, फिर 8%, फिर 7%, इन्फ्लेशन तो होती रहती है, लेकिन ये डिक्रीजिंग रेट पे हो रही है। इन्फ्लेशन जो है वो प्राइस राइज जो है ये डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है, ठीक है। पहले साल ज्यादा हुआ, दूसरे साल उससे कम, तीसरे साल उससे कम, तो इन्फ्लेशन जो हो रही है वो डिक्रीजिंग रेट पे हो रही है। इस डिक्रीजिंग रेट पर जब इन्फ्लेशन होती है तो उसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसमें डिक्रीज होती है, यानी पहले हुआ था 10%, फिर हुआ था 9%, फिर हुआ था 8%, फिर 7%, फिर 6%, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जब डिक्रीज होती है इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन में, उसको हम डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस टर्म शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद डिफ्लेशन व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट। तो ये हमने पहले भी पढ़ा डिफ्लेशन के बारे में, इसको कंफ्यूज नहीं करना है डिफ्लेशन के साथ। डिफ्लेशन होती है नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट, जब इन्फ्लेशन बिल्कुल 0% से नीचे चली जाती है तो उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। लेकिन डिसइन्फ्लेशन हमेशा पॉजिटिव होती है और ये इन्फ्लेशन ही होती है, इन्फ्लेशन rise in general price level at a decreasing rate. Hope you have understood this disinflation. तो इसके बाद पढ़ेंगे हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है? ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है ये एक्चुअली अनाउंसमेंट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल बैंक की तरफ से। एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि ऑफिशियली हमारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो क्या रहेगा, ठीक है। तो द अनाउंसमेंट ऑफ एन ऑफिशियल टारगेट रेंज फॉर इन्फ्लेशन इज नोन एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। यानी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाता है कि इस साल जो है हमारा इन्फ्लेशन टारगेट 4% रहेगा या 5% रहेगा, कुछ भी जो भी अनाउंसमेंट होगा, तो वो जो टारगेट रहता है उस साल उसको कहते हैं हम इन्फ्लेशन। ये अनाउंसमेंट जो किया जाता है उसको कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है। और ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है ये अनाउंसमेंट किया जाता है सेंट्रल बैंक की तरफ से,
इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। ठीक है, तो ये सेंट्रल बैंक जो है ये अनाउंस करता है ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग, और ये इसकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक की। किस लिए? ताकि जो स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में मेंटेन की जाए। ठीक है, तो इसका मकसद क्या होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, कि हम इस साल में इतना टारगेट करेंगे, 4%, 5% या 3% इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखेंगे, तो ये टारगेट हमें कंप्लीट होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमें फुलफिल होना चाहिए, ताकि हमारी कंट्री में जो है स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेंटेन रहे। ठीक है, और इंडिया में जो यूजुअली होती है इन्फ्लेशन टारगेट जो होता है वो होता है, इट रेंजेस बिटवीन 4 to 5%। ठीक है, 4 से 5% हमेशा यहाँ पे यूजुअली रहता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, और इस 4 से 5% की जो इन्फ्लेशन रेट है उसको कहते हैं कंफर्ट जोन ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। ये इंडिया में कंफर्ट जोन है एक, यानी इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं, क्योंकि बोथ विल बी हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी, इसलिए ये एक कंफर्ट जोन है इकोनॉमी के लिए। इसके बाद है कोर इन्फ्लेशन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स इन दिस इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होती है? देखिए, it represents the long term trend in the price level. यूजुअली जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हम जहन में ये चीज भी रखते हैं कि ये इन्फ्लेशन जो है ये हम लॉन्ग टर्म के लिए एस्टिमेट कर रहे हैं, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि एक दिन में देखेंगे इन्फ्लेशन कितनी हुई, 10 दिनों में, 1 महीने में देखेंगे। यूजुअली हम जो लेते हैं एक टाइम पीरियड इसका वो होता है 1 ईयर। ठीक है, तो ये कोर इन्फ्लेशन जो है ये रिप्रेजेंट करती है एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन द प्राइस लेवल, यानी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड, एक लॉन्ग पीरियड के लिए क्या ट्रेंड रहा है इस प्राइस लेवल का। ठीक है, ये आप इस चीज से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, इन मेजरिंग लॉन्ग रन इन्फ्लेशन और वी कैन से कोर इन्फ्लेशन, ट्रांजिटरी प्राइस चेंजेस आर टू बी एक्सक्लूडेड। देखिए, अगर हम एक दिन में इन्फ्लेशन मेजर करेंगे तो एक दिन में देखिए कितनी फ्लक्चुएशंस आती हैं प्राइस में। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल का प्राइस आप देखते हैं कि रोज तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। डीजल का और खाने पीने की चीजों का, उनका प्राइस जो है वो यूजुअली चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम एक दिन या एक महीने में इन्फ्लेशन को नहीं देखते, यूजुअली हम एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 ईयर। तो उस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हम फिर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। It can be done by excluding items frequently subject to volatile prices like food and energy. Rise in prices of petrol and diesel, these are the examples. तो core inflation जो है ये एक long term inflation measurement है। इसमें हम देखते हैं कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या ट्रेंड रहा है इन्फ्लेशन का, यानी प्राइस लेवल का क्या ट्रेंड रहा है, कैसे डिक्रीज हुआ, कैसे इंक्रीज हुआ, और यूजुअली इसका क्या ट्रेंड रहा। ठीक है, और इसीलिए जो चीजें वोलेटाइल होती हैं, जिनका प्राइस यूजुअली चेंज होता रहता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, लाइक फूड आइटम्स, एनर्जी सोर्सेज, पेट्रोल और डीजल, these commodities are usually volatile as far as their price is concerned. इनका ये प्राइस जो है वो चेंज होता रहता है, इसलिए इन चीजों को हम उसमें फिर इंक्लूड, कोर इन्फ्लेशन में इंक्लूड नहीं करते। एक मुझे यहाँ पे याद आता है कि एक टाइम ये एग्जाम में पूछा गया था कि कोर इन्फ्लेशन में कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं की जाती, तो वहां पे ये ऑप्शन दिया गया था एनर्जी एंड फूड आइटम्स। ठीक है, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन कोर इन्फ्लेशन बिकॉज इनका जो प्राइस है वो यूजुअली चेंज होता रहता है फ्रीक्वेंटली। तो इसलिए हम देखते हैं कोर इन्फ्लेशन जो है इसमें हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड प्राइस लेवल का देखते हैं कि पूरे एक साल के लिए फॉर एग्जांपल इस प्राइस का ट्रेंड क्या रहा है। इसीलिए जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनका प्राइस चेंज होता रहता है तो उनका प्राइस जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। इसके बाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। Believe me friends, this is very important, this is very important term in this inflation concept, inflationary gap. Now what is this inflationary gap? An inflationary gap is a macroeconomic concept. ये एक macroeconomic concept है जहां हम देखते हैं difference between the current level of GDP, gross domestic product, and anticipated GDP that would be experienced in an economy at full employment, potentially GDP. ठीक है, देखिए जीडीपी अभी हमने नहीं पढ़ा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसका कंसेप्ट जो है वो हमने अभी नहीं पढ़ा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये समझाने के लिए आप लोगों को कहूँगा कि
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो होता है जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है एक इकोनॉमी में फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। GDP is the monetary value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country for a period of 1 year। ठीक है, ये होता है GDP। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या होती है? ये एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी के बीच में जो डिफरेंस होती है उसका नाम है इन्फ्लेशनरी गैप। अब ये एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी क्या है? एक्चुअल जीडीपी है जो हमारा जीडीपी बनता है, करंट लेवल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारा एक्चुअल में आज बनता है जीडीपी एक कंट्री में पूरे साल में कितना जीडीपी राइज होता है, तो वो होता है एक्चुअल जीडीपी। लेकिन पोटेंशियल जीडीपी वो होता है जब हम फुल्ली अपनी रिसोर्सेज को है वो एम्प्लॉय करेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट पर एंटिसिपेटेड होता है ये, यानी अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट करेंगे इकोनॉमी में तो तब कितना जीडीपी निकलेगा। ठीक है, एक होता है एक्चुअल कि हमारा अभी कितना निकलता है जीडीपी। ठीक है, लेकिन दूसरा होता है पोटेंशियल जीडीपी का मतलब है कि अगर हम फुल्ली एम्प्लॉय करेंगे अपनी रिसोर्सेज को तो तब हमारा जीडीपी है कितना होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होती है एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी के बीच में, उसको कहते हैं हम इन्फ्लेशनरी गैप, और ये मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। ठीक है, अंडर सच अ सिचुएशन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इन्फ्लेशनरी गैप जब होती है तो इस सिचुएशन में क्या होता है? इस सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड जो होती है इकोनॉमी की वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है, दैट इज इन एक्सेस टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड विल बी इन एक्सेस टू एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी के बीच में जो डिफरेंस होती है तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, और इन्फ्लेशनरी गैप के टाइम पे इस सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी टर्म। जहां पे भी कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए अपना कंफ्यूजन, अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी, तो उसका हम रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। तो हम यूजुअली करते रहते हैं हर किसी क्वेरी का रिप्लाई, और आप लोगों की जो भी ये क्वेरीज होंगी इस टॉपिक के रिलेटेड, तो वो भी उनका भी हम वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। और लास्ट में फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि कल सैटरडे को फ्रॉम 8 PM to 8:30 PM we will be live on YouTube for answering your different queries regarding various competitive examinations which are going to come in the future, near future। जो पोस्ट्स आने वाले हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके बारे में जो भी आपके कन्फ्यूजन होंगे, आपकी क्वेरीज होंगी, उनका हम रिप्लाई करेंगे वहाँ पे। तो यूट्यूब पे हम लाइव आएंगे, आपको नोटिफिकेशन आएगी उस टाइम 8 बजे, कल 8 PM पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी, तो आप उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वहाँ पे हम रिप्लाई करेंगे। और लास्ट में फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम आगे वीडियोज़ लेके आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़। Peace.